हमारे आसपास के वातावरण में न जाने कितने ही ऐसे वायरस फैले हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। बात करें कोरोना काल की, तो उस समय टीकाकरण कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसका असर जो है अब सामने आने लगा है। बात इंदौर शहर की करें, ऐसी बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं जो पहले आमतौर पर इस तरीके से सामने नहीं आते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मिजल्स रूबेला की। तो ये वायरसेस क्या है, कैसे ये बीमारी फैलती है, इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार है, इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर तरुण गुप्ता, जो विस्तार से हमें इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी से। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे, लगातार जो है मिजल्स रूबेला के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी, इतने ज्यादा मामले हमने कभी नहीं देखे थे। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे पहले देश में, क्योंकि मीज़ल्स रूबेला का एक साइकिल होता है। उस साइकिल में हमेशा 3 या 4 साल में एक बार जो है वो इसका पीक टाइम आता है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में जिस तरीके के मामले निकले थे, उसके बाद से कई प्रदेशों में जो है वो संवेदनशीलता बरती गई, लगातार मॉनिटरिंग की गई। उसी मॉनिटरिंग का नतीजा था कि इंदौर में खजराना क्षेत्र में सबसे पहले 11 मरीज़ मिले थे। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते संख्या 47 पर पहुंच गई। मीज़ल्स की और रूबेला की 2 मरीज़ मिले हैं। तो ऐसे अब तक 49 मरीज़ हैं जो मीज़ल्स और रूबेला अलग अलग बीमारी है उनसे ग्रसित है। इसमें से सबसे पहले एक बच्चे की पहले जब 11 मिले थे, उस दौरान एक बच्चे की मौत भी हुई थी। हालांकि विभाग का कहना है, प्रशासन भी मानता है कि उसके रीज़न्स कुछ और भी रहे हैं साथ में, लेकिन मौत ज़रूर हुई है। इतने बड़े पैमाने पर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो बड़ी सतर्कता के साथ सघन सर्वे कर रहा है। इसके अलावा विटामिन्स दिए जा रहे हैं, टीकाकरण प्रारंभ किया है, आज से विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तरुण गुप्ता, टीकाकरण अधिकारी हैं जिले के। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज से अभियान प्रारंभ हुआ है, क्या अभियान है ये? जी देखिए, जब मीज़ल्स का आउटब्रेक, जैसे आपको पता है कि मीज़ल्स आउटब्रेक कुछ एरियाज़ में, कुछ वार्ड्स में हमारे क्षेत्र में है, उसके अंतर्गत जो वो सर्वे किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों को वैक्सीनेट तो किया ही जा रहा है, बट एक आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन होता है, जिसके अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र में आउटब्रेक होता है तो उसमें जितने एज ग्रुप को ज़्यादा इन्फेक्ट किया है, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, 90% बच्चे उसमें हैं, तो उन सभी बच्चों को हमने चिन्हित किया है और आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत एक अतिरिक्त डोज उनको एमआर का दिया जा रहा है। तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस डोज, इनको जितना पहले जितने डोज लगे उसके अलावा का डोज होगा। जैसे अगर हम बात करें पल्स पोलियो के अंतर्गत, हम पुराने जो डोज दिए गए थे उसके अलावा एक डोज पल्स पोलियो का होता है, उसी प्रकार एमआर का ये अतिरिक्त टीका 9 माह से लेकर 10 साल तक के सभी पात्र बच्चों को उस क्षेत्र अंतर्गत सभी को दिया जाएगा। डॉक्टर तरुण, हम जानना चाहते हैं कि मीज़ल्स रूबेला, क्योंकि आम लोगों में भ्रांति अलग है, मीज़ल्स रूबेला को गंभीर बीमारी नहीं मानते, ये कितनी गंभीर है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे होती है ये? जी अगर हम बात करें मीज़ल्स की और रूबेला की, दोनों ही संक्रामक बीमारी है और इसमें जो बुखार, तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने आते हैं बिना पानी वाले, जो कि घमौरिया नुमा दाने होते हैं, साथ ही सर्दी खांसी होती है, आंखें लाल होती हैं। इसके अलावा रूबेला में भी बुखार और लाल दाने आते हैं। तो दोनों का लक्षण सामान्य है कि तेज बुखार और शरीर पर दाने हैं, तो आप हो सकता है कि मीज़ल्स या रूबेला से संक्रमित हैं। चूँकि संक्रामक है, एक दूसरे से खांसने छींकने से फैलता है, छूने से फैलता है और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है ये, तेज़ी से फैलता है। अगर हमारे पास ज़्यादातर बच्चे अगर इम्यून हैं या वैक्सीनेटेड हैं तो इसका स्प्रेड कम हो सकता है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। इसका बचाव भी एकमात्र जो है वो वैक्सीनेशन है, जो कि 2 डोज लगाए जाते हैं। एक पहला डोज 9 माह की उम्र पर लगाया जाता है, दूसरा डोज 16 माह की उम्र पर लगाया जाता है। दोनों टीके लगने के पश्चात पर्याप्त इम्यूनिटी, 97% इम्यूनिटी प्राप्त होती है।
दीपिका जी, कुछ जानना यहाँ चाहती हमने जी बात की दीपिका। लक्षण की, लेकिन आमतौर पर कई बार बुखार को, सर्दी खांसी को, या इस तरीके से, जिस तरीके से लाल दाने की बात की जा रही है, इतना गंभीर जी नहीं लिया जाता है। कैसे जानकारी लगे कि ये मिजल्स है या रूबेला के लक्षण हैं, और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? क्या जो है ध्यान रखना चाहिए यदि ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि मिजल्स है, रूबेला, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल। डॉक्टर दीपिका जानना चाहती कि जिस तरीके से आपने कहा लाल दाने और ये, लेकिन कई लोग समझ ही नहीं पाते कि ये मीज़ल्स है, रूबेला है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में एक अलग धारणा से इसको देखा जाता है, छोटी माता बड़ी माता इस तरह के से, तो उसके उपचार जो है वो दूसरी विधि से होने लगते हैं। तो क्या हम प्रमुख लक्षण देखें, जैसे आपने बताया तो है कि सर्दी खांसी और बुखार है, लेकिन पर्टिकुलर एक कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे पता पड़ जाए कि हाँ ये मीज़ल्स ही है? जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि इसको माता का प्रकोप मानकर या कोई और देवी प्रकोप मानकर इलाज न कराते हुए बच्चे को घर में रख लेते हैं, और ऐसी स्थिति में जब बीमारी होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन, मैं बताना चाहूँगा कि मीज़ल्स में 30% तक डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे निमोनिया हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, डायरिया होने लगता है, ब्लाइंडनेस तक हो जाती है, और अगर ब्रेन तक हो जाए तो इनकेफेलाइटिस भी हो सकता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हमें अज्ञानता से दूर होना पड़ेगा। खसरा या मीज़ल्स या छोटी माता ये देवी प्रकोप नहीं, वायरस की बीमारी है, ये हमें समझना होगा, और लोगों में ये जागरूकता आना होगी कि हमारा जो पूजा पद्धति वो हम कर सकें, पर हमारा इलाज जो है वो हम उसको नहीं रोके। उसके जो शासकीय चिकित्सालय में दिखा के विटामिन ए की डोज़ ले लें, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ज़रूर ले लें। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें इसमें जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ये भ्रांतियाँ हैं कि अगर माता निकल गई तो हमें इसका इलाज नहीं करना। भ्रांतियों की आपने बात की, उपचार नहीं होता, लेकिन इसका बेस्ट उपचार क्या मानते हैं? जो टीकाकृत है 9 और 16 माह के अवधि में जो टीका हुआ वही इनफ है, या और भी कुछ इसमें सावधानी? अगर सबसे अच्छा जो बचाव है वो प्रिवेंशन है, जो कि टीकाकरण है। 9 माह पे पहला टीका लगवा लें, 16 माह पे दूसरा टीका लगवा लें। अगर किसी संक्रमित बच्चे के कांटेक्ट में है तो उनको भी विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई संक्रमित बच्चा है उसको हम आइसोलेट करें, जैसे हम कोविड में भी करते थे, तो हम उसको आइसोलेट करें जिससे वो अन्य बच्चों को संक्रमित न कर सके। तो संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन, दो ही इसके मेन बचाव है। डॉक्टर तरुण, अगर मिस कर गए कि 9 माह में और 16 माह की जो अवधि है बच्चे की, उस दौरान अगर नहीं लगा तो क्या ये वैक्सीन नहीं लग पाएगा अब आगे? जी नहीं, अगर किसी कारण से किसी बच्चे का वैक्सीनेशन छूट गया है तो इसकी 5 वर्ष की उम्र तक इसको वैक्सीन लगाया जा सकता है। जैसे एक 9 माह पे लगता है, दूसरा टीका 16 माह पे लगता है। कोई बच्चा अगर 4-4.5 माह की उम्र पे भी, 7 साल की उम्र पे भी आया तो उसको 2 टीके 1 माह के अंतराल पे लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन अगर नहीं लग पाया तो नहीं लगेगा, उसको हम 5 साल की उम्र तक कवर कर सकते हैं। बट चूँकि अगर बच्चा 4 साल तक का होगा तो वो संक्रमण की संभावना में रहेगा, इसलिए जितना नियत समय पे वैक्सीनेशन कराएंगे उतना ही फायदा रहेगा। जी प्रवीण जी, लेकिन दीपिका। यहाँ ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि हर 3 या 4 साल में ये जो समस्या है, ये जो वायरस है, ये हाँ जी आउटब्रेक बिल्कुल, होता है इसका। तो जी। क्या कोई विशेष परिस्थिति है जिस समय ये रोग ज़्यादा फैलता है, या कोई विशेष ऐसी अगर मौसम की बात की जाए या आसपास के माहौल की बात की जाए या साफ सफाई की बात, क्या कारण है इसके फैलने का? जी बिल्कुल। डॉक्टर तरुण, जिस तरीके से हमने देखा कि ये सर्वविदित है कि 3-4 साल में एक बार अपना साइकिल चेंज करके और इसका प्रकोप तेज़ी से फैलने लगा, क्या कारण होता है कि हर 3-4 साल में एकदम बढ़ जाता है? क्या कुछ मौसम परिवर्तन या कुछ और कारण? वायरस के ट्रेंड्स है, जो कई सारी वायरल इलनेसेस होती है, उसमें ये साइक्लिक ट्रेंड देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सल होता है कि जिसमें कुछ समय के बाद अपने वायरस अपने आप को प्रिडोमिनेट करने की कोशिश करता है, और अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले आए हैं उसमें ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड हैं या पार्शली सिंगल डोज ही लिया है, या एक भी डोज नहीं लिया है। 10 साल की उम्र हो गई, 10 साल की, 5 साल की, 12 साल की,
तो ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड बच्चों को या अनवैक्सीनेटेड व्यक्तियों को प्रवीण ये जी। इन्फेक्ट करता है। जी, क्या इसमें उम्र जी। का भी कोई विशेष, क्योंकि क्या विशेष उम्र के बच्चे ही इसमें जो है संक्रमित हो सकते हैं, या फिर बड़े होने पर भी इस तरह का रोग हो सकता है, ये वायरस उन्हें अपनी जद में ले सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर, क्या ये सिर्फ़ बच्चों पर ही रहता है या अगर बड़े हो जाएँ उनको वो भी जो है वो इसके प्रकोप में आ सकते हैं? हाँ, ये अगर प्रीवियस कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है और कोई व्यक्ति इम्यून नहीं है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बच्चों को ही होता है। इसलिए जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है, उसके भी अंतर्गत हमने उम्र की कोई लिमिट नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति जिसमें बुखार और लाल दाने हैं, उनको हम WHO और स्वास्थ्य विभाग को वो रिपोर्ट करते हैं और उनकी हम सैंपलिंग कराते हैं। तो इसमें उम्र का नहीं है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कोई व्यक्ति जैसे कैंसर कीमोथेरेपी पे है या किसी कारण से लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है, उनके भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। डॉक्टर, हम देखते हैं कि मीज़ल्स हो गए, घरेलू उपचार प्रारंभ हो जाते हैं, तो कोई मिट्टी लगाता है उन जो लाल चत्तों पर, कोई दही लगाता है, कोई अलग-अलग तरीके से। क्या ये किया जाना उचित है? अ, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें ईचिंग होती है। तो आप अगर ज़्यादा लगता है तो ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दें। साथ में जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं वो दी जा सकती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसमें किया जा सकता है, जिससे उसमें आराम हो सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती है जो लोकल लगाई जा सकती है। डॉक्टर तरुण, हमारे यहाँ अभी तक 47 मिल चुके हैं। पहले सिर्फ खजराना से चालू हुआ था इसका आउटब्रेक, और अभी फैलते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है। तो क्या इंदौर अभी नियंत्रण स्थिति में है या नियंत्रण से बाहर है? देखें, अगर हम बात करें तो अभी करीब 1 माह हो गया जिनमें पहली आउटब्रेक आया था, जिसमें 8 केसेस आए थे। तो संक्रमण लिमिटेड है उन्हीं क्षेत्रों में। अगर हम बात करें जो 6 क्षेत्र जहाँ पे हम आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में। इसके अलावा कुछ स्पोरेडिक केसेस अलग अलग हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा एक साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नियंत्रित है। पर चूँकि लोगों का माइग्रेशन शहर में आना जाना होता है और फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, तो कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं जो ग्रामीण में भी, हालांकि उन क्षेत्रों में भी अभी सर्वे चालू हो गया है। अभी तक वहाँ पे कोई संक्रमित और बच्चा नहीं मिला है। सर, हम ये देखते हैं कि आपने बात की कि जागरूकता की कमी है। क्या कोई वर्ग विशेष भी इसमें ऐसा है कि जो जागरूक तो है ही नहीं, और वैक्सीन लगवाने में भी उनको परहेज है? जी हाँ, मतलब लोगों में मिथ है कि हम लगाएंगे तो बच्चे को बुखार आ जाएगा, फिर हम परेशान होंगे, इस टाइप के मिथ है। या हम नहीं लगाते, क्या करना लगवा के, कुछ मतलब अलग अलग रीजंस पेरेंट्स बताते हैं। हालांकि उनको समझाने पे वो तैयार भी हो जाते हैं, मतलब पूरे परिजनों का, घर के मुखिया का, उनको वो चाहिए रहता है कंफर्मेशन। कई बार मदर्स से हम बात करते हैं तो वो तैयार रहती, लेकिन वो तैयार तो हो जाती है, बट बोलती हैं कि फादर से पूछूंगी तब वो ओके करेंगे, तब लगाएंगे। हालांकि जब उनको बताते हैं बीमारी की कि इससे देखो बचाव हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे, तो वो सहज तैयार भी हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जिसको बोलना चाहिए, समझ की कमी है या अज्ञानता है कि हम नहीं लगाएंगे या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या बुखार आ जाने का डर है, उसके फादर डांटेंगे, इस टाइप की बातें आती है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब पहले 8 केसेस आए थे, उसमें से एक बच्चा के फादर से मैं मिला, बात भी किया उन्होंने, तो वो भी यही बोले। मैंने बोला कि आपको कैसा लग रहा है, टीका नहीं लगाया, अगर टीका लगा होता तो बच्चा बीमार नहीं होता। बोले सर, आज बहुत अफसोस हो रहा है कि 8 से 10 दिन मेरे अस्पताल में भर्ती रहा, मैं इधर उधर अस्पतालों में गया, परेशान हुआ, खर्चा हुआ, और अगर टीका लगा लेता तो मैं आज इतना परेशान नहीं होता। और भी लोगों को मैं बोलूँगा कि वो टीका लगवाएं। जी, आज से टीकाकरण अभियान जो है फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो कोविड काल के पहले भी इस तरह का अभियान चलाया गया था, और स्कूली बच्चों को जो है इसकी जद में लिया गया था, और जो स्कूल है उसके ज़रिए ही जो है ये टीकाकरण अभियान जो है अपने अंजाम तक पहुंचा था। इस बार टीकाकरण अभियान में क्या कुछ नया है, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों में जागरूकता नहीं है, इस अभियान के तहत क्या जागरूकता भी फैलाई जाएगी? डॉक्टर,
इस बार जो अभियान हम ले रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, ये सिर्फ सर्टन एरियाज़ में है या पूरे इंदौर में इस तरह के टीकाकरण होंगे? और जागरूकता के लिए हम क्या कुछ और अभियान चला रहे हैं? जी, ये जो आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन है इंदौर के 6 वार्ड में किया जा रहा है, जैसे कि वार्ड नंबर 2, 38, 39, 52, 53 और 61 नंबर वार्ड में किया जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा केसेस थे, क्लस्टर केसेस थे, इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता की बात करें तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो फील्ड लेवल पे हमारे महिला आरोग्य समिति से जुड़े हैं, उनके माध्यम से हमने पहुँचा रहा है। इसके अलावा कई सारे सामाजिक संगठन हैं जो आगे आए हैं, जो कि एनजीओ के रूप में भी कार्य करते हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन कराने का दायित्व लिया है। इसके अलावा जितने क्षेत्रीय पार्षद हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी व्यापक सहयोग की बात की है और उन्होंने भी ये बोला कि हमारे क्षेत्र में हम 100% बच्चों का टीकाकरण करवाएंगे। तो वो सभी लोग, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट है और लोगों का भी कमिटमेंट है कि वो वैक्सीनेशन पूरा करवाएंगे। अंतिम सवाल डॉक्टर तरुण की, मीज़ल्स रूबेला के वैक्सीन के अलावा जो बच्चों को नियमित जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक जितने वैक्सीन लगते हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, जो हमारे रूटीन टीकाकरण के अंतर्गत टीके लगाए जाते हैं, जो जन्म से शुरू होते हैं और 5 साल तक अगर बच्चा 7 बार चले जाए तो उसके टीके पूरे हो जाते हैं। यानी कि 1.5 माह पे, जन्म के बाद 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह, 16 माह और 5 साल तक के अगर टीके लगते हैं तो कई 11 तरह की बीमारियां हैं जिनसे हम बचाने के टीके लगाते हैं और वो सभी निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो इनको नियत समय पर लगाने से हम बीमारी से बच सकते हैं और जिसको बोलना चाहिए कि हमारा समाज, हमारे बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से मुक्त रहेंगे। जी तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से डॉक्टर तरुण ने बताया कि मीज़ल्स रूबेला को लेकर जो अभियान प्रारंभ किया गया है, 6 वार्ड में टीकाकरण प्रारंभ होगा, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, धर्मगुरुओं को जोड़ा गया है, स्कूल टीचर्स और समाज को जोड़ा गया है ताकि वे अधिक से अधिक जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको टीकाकृत कर सकें और मीज़ल्स और रूबेला की रोकथाम कर सकें। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 का लक्ष्य दिया है कि 2023 तक जो है वो देश को मीज़ल्स रूबेला से मुक्त करना है। उस लक्ष्य के तहत भी इंदौर संभाग, इंदौर जिला जो है वो लगातार काम करता जा रहा है। पिछले कई समय से अभियान भी इसको लेकर जारी रहे हैं। डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि जो बच्चे जन्म के बाद 9 माह और 16 माह तक हैं उनको इस तरह के वैक्सीन्स ज़रूर लगाएं, मीज़ल्स रूबेला के वैक्सीन्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये घातक और संक्रामक रोग है। जिसे मैंने कहा कि इंदौर में इस बार जो मिले हैं 8, उनमें से 1 बच्चे की डेथ भी हो चुकी। तो ये संक्रामक, घातक संक्रामक रोग है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती। तो स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे, टीकाकरण ज़रूर कराएं ताकि न सिर्फ परिवार में बच्चे सुरक्षित रहेंगे बल्कि परिवार की अन्य परिस्थितियां भी जो है वो ठीक रहेगी। प्रवीण जी, हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद डॉक्टर तरुण गुप्ता इतनी विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो इंदौर से जुड़े थे हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत। हमने बात की आज मीज़ल्स रूबेला को लेकर। आज टीकाकरण अभियान जो है प्रारंभ होने जा रहा है इंदौर में। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में अभियान शुरू किया जा रहा है जहां पर इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा मामले मीज़ल्स और रूबेला से संबंधित सामने आए हैं। हमने बात की यहाँ पर उसके लक्षण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक लापरवाही जो है परिजनों की यहाँ पर सामने आई है, उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है काफ़ी तकलीफदायक, काफ़ी नुकसानदायक यहाँ पर साबित हो रहा है। तो आज से टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। हम डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने और जिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें ज़रूर टीका लगवाएं। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।